बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमलों का मौसर जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और खारजी हलाक कर दिए गए, जबकि फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 23 जवान शहीद हुए। ISPR ने कहा कि जवाबी कार्रवाइयों में सरहद के साथ साथ तालिबान के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह कर दिए गए, जबकि इस दौरान अफगान सरहद पर दुश्मन की 21 चौकियों को भी कब्जे में लिया गया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। आपको डॉक्टर साहब, अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें हालात जो हैं किस तरफ जा रहे हैं? जी, हालात गैर यकीनी कैफियत है, गैर यकीनी सूरत हाल है और उसमें जो है वो एक तो जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया कल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये है कि हालात एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहाँ मेरे ख्याल से पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसके अलावा। बहुत सी बातें ऐसी हैं मेरे ख्याल में जो हमें बड़ी सतही सी और बड़ी आम सी नज़र आ रही होती हैं जी, लेकिन उनके पस मंज़र में जो है वो बहुत कुछ उससे पहले हो चुका हुआ होता है। तो ये जो भी कुछ हुआ है कल, इससे पहले यकीनन बहुत सी सफारती कोशिशें, बहुत से मैसेजेस, बहुत से वफूद का तबादला, बहुत से यहाँ से लोग गए होंगे, बहुत से लोग आए होंगे, बहुत सी सफारतकारी हुई होगी, अभी मॉस्को फॉर्मेट हुआ है। तो ये जो है ये अब यहाँ पर एक ऐसी सूरत हाल बनी कि वो सारी सफारती कोशिशें लगता है नाकाम हो गई, कुछ भी नहीं हो सका। और वो पैगामात जो मॉस्को फॉर्मेट में गए थे या उससे पहले जो चाइना और रशिया और बाकी मुल्कों के सारे मामलात थे, तो वो चूंकि नहीं आगे बढ़े तो उसकी वजह से जो है वो कशीदगी एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां पाकिस्तान में पिछले चंद रोज़ से जो है वो शहादतें हुई बड़े पैमाने पर, और उस बड़े पैमाने पर शहादतों के बाद जो है वो पाकिस्तान में कल भी कोई अटैक्स हुए, फिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। लेकिन मैं ज़रा इसको बयानात सारा दिन हमने तबसरे भी किए सारे भी, मैं ब्रॉडर एक्सपेक्ट में ज़रा देखता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो इसमें जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि जो शहादतें पेश आ रही थी और उससे पहले जो है वो यहाँ पर मुख्तलिफ वफूद, मॉस्को फॉर्मेट, बाकी सारे मामला वो सारे चल रहे थे, तो वो सारे नाकाम हो गए। और उसके बाद जो है वो ये एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई जिसमें जो है वो अफसोसनाक वाक़या पेश आए। मैं उससे कतई नज़र, मैं वो जो बात पहले कह रहा था, मेरा ज़हन उधर हुआ, मैं इसको ज़रा ब्रॉडर एक्सपेक्ट में देखता हूँ। देखें, तालिबान की हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत वहाँ कैसे आई है, ठीक है। तालिबान की हिस्ट्री, ये बड़ा एक ज़बरदस्त लफ्ज़ है तालिब, यानी वो स्टूडेंट्स जो कि मदारिस में तालीम हासिल करते हैं वो तालिब हैं, और वहाँ से ये तालिबान का लफ्ज़ निकला है। पहली बात तो ये ज़हन में रखें, और ये बड़ा मोहतरम, बड़ा मोअज़्ज़ज़ लफ्ज़ है। अब आ जाएं आप एक पॉलिटिकल सिनेरियो पे, ठीक है। ये वाक़या बदकिस्मती से उस वक्त पेश आया कशीदगी का, और मुझे उम्मीद है कि ये मामला आगे जाके बेहतर हो जाएगा। ये मामला इस तरह से पेश आया कि वहाँ पर भारत में उनके वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी साहब मौजूद थे। अफ़गानिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, तमाम रीजन के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ये मेरा ज़ाती एक नुक्ता नज़र है। और आप ये देखें लेकिन कि ये जैसे हमारा और इसराइल का मामला चल रहा है, मैं आपको मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान क्या इसराइल को तस्लीम करेगा? नहीं करेगा। पाकिस्तान आगे दो रियासती हल की तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। क्या तो ये कितना बड़ा तनाज़ा चल रहा है जी। वो कहते हैं ये जो तालिबान के साथ इस वक्त भारत में ये भारतीय हुकूमत, एक तो ये भारत की हुकूमत है वो चले, एक RSS और बीजेपी की हुकूमत है, यानी ये बिल्कुल आप यूं समझ लें कि जैसे एक अनहोली अलायंस भी नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल दो मुख्तलिफ जगहों पे एक सोच है। सही, यानी एक सोच है ही इसी बुनियाद पे कि हमने मुसलमानों के खिलाफ या जात पात के खिलाफ, जो भी नजरिया है, RSS है ना जी जी बिल्कुल, हमने मुसलमानों के खिलाफ, जात पात, ईसाइयों के खिलाफ, बाकी सारे मामला तो कैसे देख के हमने एक हिंदुत्व की सोच है,
एक तरफ सोच है तालिबान की, जो तालिबान जो हैं वो उनके खिलाफ लड़के इख्तियार में आए थे जो कि अफगान मुजाहिदीन थे। तालिबान की जो लड़ाई थी वो गैर मुस्लिमों के साथ तो नहीं हुई थी ना, ठीक है। और उसकी भी एक बड़ी अजब तारीख है। यानी अजब तारीख इसलिए है कि तालिबान जब आए तो वहां पर अफगान मुजाहिदीन सोवियत इनखला के बाद आपस में लड़ पड़े। मुझे तारीख दोहराने की जरूरत नहीं है, वो हर एक को पता है। सोवियत इनखला हुआ, अफगान मुजाहिदीन के ग्रुप आपस में लड़ पड़े। आपस में लड़ पड़े तो इस दौरान वहां पर जो सदर थे, जो कि अफगानिस्तान से जब इनखला हुआ तो जो सोवियत यूनियन, जिन शख्सियत को सोवियत यूनियन चला गया अपना वहाँ पे सदर की हैसियत से छोड़ के, वो नजीबुल्लाह थे। तो नजीबुल्लाह जो हैं वो कुछ अरसे तक तो वो संभाल पाए, लेकिन नजीबुल्लाह जो हैं वो जब ये तालिबान वहाँ पर आए तो उससे पहले ही, यानी अगर आप 1996 का साल लगाएं तो उससे पहले ही नजीबुल्लाह जो हैं वो वहाँ पर अफगान मुजाहिदीन के मुख्तलिफ ग्रोह जो हैं वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के वो निर्गमे में आ चुके थे। अब उनके सबसे करीब कौन था? उनके सबसे करीब एक तो सोवियत यूनियन था जो विड्रॉ कर गया था, लेकिन नजीबुल्लाह के सबसे ज्यादा करीब जो हैं वो भारत था। और नजीबुल्लाह जो हैं उनकी वफात इतनी बेरहमी से हुई वहाँ पे, अफगानिस्तान की तारीख का एक बड़ा स्याह बाब है कि नजीबुल्लाह जो हैं उन्होंने पहले तो अक़वाम मुत्तहिदा के कंपाउंड में उन्होंने पनाह ली इस्तीफ़ा देने के बाद। वो एक तवील अरसे तक अक़वाम मुत्तहिदा के कंपाउंड में रहे। उसके बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा के कंपाउंड से उन्होंने कोशिश की कि वो अपने सबसे करीब इत्तेहादी भारत चले जाएं, और भारत ने उनको डिच कर दिया। ये हिस्ट्री है जी। भारत ने अपने सफारत खाने में भी उनको पनाह नहीं दी। और आखिर में फिर ये हुआ कि नजीबुल्लाह जब उनके करीबी दोस्त जनरल दोस्तम, उस वक्त 40,000 उनके साथ, उन्होंने डिच कर दिया उनको, उन्होंने भी धोखा दे दिया और वो अहमद शाह मसूद के साथ मिल गए। अहमद शाह मसूद के पास काबुल एयरपोर्ट था। मैंने कहा ना, मुझे हिस्ट्री दोहराने की जरूरत नहीं है, सबको इल्म है इस तारीख का। तो नजीबुल्लाह एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाए और नजीबुल्लाह को फिर इंतहाई जुल्म के साथ बेहमाना तौर पे उनको वहाँ पे फांसी दे दी गई सरेआम, और उनकी जो इलाज थी उसकी बेहुरमती भी हुई। उसके बाद ये हुआ कि अफगानिस्तान से भारत डिस्कनेक्ट हो गया, तालिबान आ गए वहाँ पे, और बाकी जो ग्रुप्स थे वो ग्रुप्स जो थे अफगान मुजाहिदीन के, कुछ तालिबान के साथ रहे, कुछ तालिबान से अलग जाके नॉर्दर्न अलायंस में चले गए, लेकिन ये अफगान मुजाहिदीन के ही ग्रुप्स थे। मैंने आपसे कहा ना कि अफगान मुजाहिदीन जो हैं वो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे। वो जब सोवियत यूनियन विड्रॉ हुआ तो आपस में खाना जंगी हो गई। अब वो जो बहुत सारे ग्रुप्स थे तो उनके साथ फिर भारत का एक अलायंस हुआ, और भारत का अलायंस हुआ तो उसमें फिर ईरान और शुमाली इत्तेहाद की जमातें, और उसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स उस वक्त, और जो रशिया उस वक्त का, और जो भी नॉर्दर्न अलायंस बना, और नॉर्दर्न अलायंस बना, और वो चलता रहा सिलसिला 2001 तक, और वो नॉर्दर्न अलायंस आ गया उसके बाद तालिबान के साथ तभी से तरह चलता रहा। अच्छा, अब इशू सारा ये है जो मैंने आपसे बात की ना, कि पहली बात तो ये कि जियो स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड पे अगर आप सारी उसको छोड़ दें कि तालिबान वापस आ गए, वो टीटीपी क्या है, वो क्या, नजरियाती तौर पे दो ऐसे हैं, क्योंकि वो वहां पर, अब मैं ये तस्वीर देख रहा था अमीर खान मुत्तकी साहब की, तो इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने पीछे एक तस्वीर लगाई जो कि वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बामियान के अंदर जो तालिबान ने बुत गिरा दिया था, एक बुत गिराया था वहां पे, यहाँ पे एक गौतम बुद्ध का एक तारीखी मुजस्समा हुआ करता था ये, और ये तालिबान ने जो है वो मुल्ला मोहम्मद उमर का जो एक फतवा था कि जिसके मुताबिक ये है कि बुत परस्ती और बुत सारे जो है इनको तोड़ना, तो इन्होंने ये बुत गिरा दिया था। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में वो कर रहे हैं तो वो पीछे एक तस्वीर लगा रहे हैं जिसके ऊपर वो बामियान का
जहां से बुत गिराया था वो बुत की खाली वो तस्वीर लगी हुई है। मैंने कहा ना एक 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 अटर कंफ्यूजन नजर आ रहा है इस वक्त अफगानिस्तान के सेटअप में। दूसरी बात मैंने आपसे पहले भी कही थी और मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि देखें एक तारीख है ना, मैं उस छोड़ दें कि कंधार हाईजैकिंग कैसे हुई थी और 99 का और वो सारी बातें मैं डिस्कस करना ही नहीं जा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको आरएसएस या बीजेपी का वोट बैंक कैसे है, उनका वोट हर एक ही वोट बैंक होता है ना, हम कहते हैं कि ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वोट बैंक है, ये उसका वोट बैंक है। उनका वोट बैंक ही जिस बुनियाद पे खड़ा है वो उसके खिलाफ जा रहे हैं, और इनका वोट बैंक ही ये इनकी बुनियाद ही जिस बेस पे खड़ी है ये उसके खिलाफ जा रहे हैं जी। यानी कोई किसी किस्म का अच्छा, फिर उसके बाद यानी मैंने कहा ना कि सिमिलरिटी नहीं अनहोली अलायंस भी नहीं है ये। आप समझें कि ये बिल्कुल नामुमकिन तरीन चीज है कि तालिबान का अपना किसी भी किस्म का आरएसएस के साथ, यानी मुझे नहीं पता इनकी हुकूमत कैसे स्टे करेगी। इस बयानिए क्या बयानिए ये भारत ये एक आप समझ लें ना कि ये एक नजरियात के ऊपर तालिबान आए हैं ना, एक नजरियात है इनके। टीटीपी को भी रखे ना साइड पे, तालिबान खुद एक नजरिए के ऊपर आए हैं। अब वो नजरिया और आरएसएस भी एक नजरिए पे आई है, वरना तो कांग्रेस एक नजरिया है ना उनका। अच्छा दहशतगर्दी और ये और पाकिस्तान मुसलमान ये सारे सेकुलर दहशतगर्द हैं और बाकी वो जात पात और ये सब, तो एक तो ये नजरिया तौर पे। दूसरी बात ये है कि वहां पे वो कह रहे हैं कि जी फ्लाइट्स ज्यादा हुआ करेंगी। पाकिस्तान के बगैर, पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल किए बगैर जहाज अफगानिस्तान से भारत नहीं जा सकता। आप ये छोड़ दें कि ये लैंड रूट को छोड़ दें, ये वागा से अतारी ये छोड़ दें, आप जो एयर स्पेस है वो कोई 2.5 गुना ज्यादा हो जाएगी कि अगर आप अफगानिस्तान से फ्लाई करते हैं ईरान से, फिर उसके बाद आप जाते हैं उधर बहरा अरब, फिर ओमान की तरफ टिल्ट होता है प्लेन, फिर उसके बाद वापस बहरा अरब में आता है, फिर जाके इंडिया। तो ये एक ऐसी बात है कि आपको हर सूरत या पाकिस्तान की मदद चाहिए या ईरान की मदद चाहिए। ईरान में चाह बाहर की ऐसी तैसी फेर दी अमेरिकन ने, और भारत भी जाहिर है कि अब उनसे अलग हो रहा है, नजरियाती तौर पे हो जाना चाहिए, वरना वो वहां पर भी तो एक आप देखें ना कि एक इनकलाब के बाद भी एक अनहोली सा, और आरएसएस को ठीक है जियो स्ट्रेटेजिक अपनी जगह है, लेकिन कुछ नजरियात के ऊपर भी तो मेरे ख्याल से ईरान के अंदर भी ये थॉट है कि अभी, और उनके अंदर भी ये है कि भाई उन्होंने इसराइल का साथ दिया है नेतन्याहू का, मोदी सरकार ने, भारत ने नहीं, मोदी सरकार ने। भारत के लोग जो हैं वो बड़े उनके अंदर एक बड़ी मुख्तलिफ खुला दिल पाया जाता है। मेरी इसके ऊपर एक बड़ी मेरा एक ओपिनियन है कि मैं भारत को ये आरएसएस हिंदुत्व की सियासत से भारत के लोगों को अलग समझता हूँ, उनकी अक्सरियत को। अच्छा, अब ये तो इनमें आखिर क्या चीज़ कॉमन है जो इस वक्त जो है वो जोड़ रही है वहाँ पर मौजूद अफगानिस्तान के सेटअप को, वो जोड़ रही है आरएसएस के साथ। कोई एक नुक्ता भी नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि ये अब्राहम एकॉर्ड पे पाकिस्तान इसराइल कोई चीज़ तो लाते हैं ना, वो अब्राहम एकॉर्ड है भाई, वो देखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से वो 3 मज़ाहिब ने वहाँ से जो है वो आगे जाके 3 मज़ाहिब वहाँ से आए। तो लेकिन ये है कि आरएसएस में और तालिबान में क्या चीज़ है, कुछ भी की चीज़ है। अच्छा, ट्रेड भी पॉसिबल नहीं है जी। अच्छा, उसके बाद ये है कि तो वो नए हालात में भारत के अंदर भी वो देखें ना, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, खवातीन उसमें नहीं थी, उसका इतना वहाँ पर रद्द-ए-अमल हुआ शदीद कि उस रद्द-ए-अमल के नतीजे में उनको दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करनी पड़ी। और वो जब देवबंद गए तो वहाँ पर भी उनके पास कोई बात नहीं थी करने की। तो मेरा ये ख्याल है कि अमीर मुत्तकी साहब एक बड़े पुराने तालिब हैं और वो ज़रा अरसर नौ, और वो दुनिया भर के अंदर उन्होंने सफ़र भी किया है, इंटरेक्ट भी किया, सब कुछ किया है। वो एक गलत जगह पे गलत बात कर रहे हैं, गलत सरजमीन पे। जो अरब ममालिक हैं, ये मैं आपको बताऊं, अरब ममालिक पसंद नहीं करते तालिबान को। क्यों, कैसे, वो एक सोच ही अलग है ना। वो छोड़ दें आप जियो स्ट्रेटेजिकली, वो किसी से मिल लें, किसी से बात कर दें, कुछ नहीं पसंद करते वो। और नजीबुल्लाह का जब अशरफ गनी का जब हुआ था 2021 में, और वहाँ पे ये अमरुल्लाह साले और ये जितने जो कि सो कॉल्ड इंडिया जिनको सपोर्ट कर रहा था, तो इंडिया ने उनको अपनी जगह नहीं दी थी। वो नई दुनिया, अब उनको ये है कि इंडिया क्या आपके ख्याल से ये तालिबान को अपनी जगह देगा? इतना रद्द-ए-अमल आया खवातीन का, तो वो उसके बाद वो उनके मीडिया के अंदर देखें,
पाकिस्तान में दुनिया की पहली मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म का ताल्लुक पाकिस्तान से था, बेनज़ीर भुट्टो साहबा। और भारत में भी वज़ीर आज़म रही हैं इंदिरा गांधी। मतलब एक ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल है माशरे में, हर तबके में। तो उसको भी छोड़ दें आप, इशू ये है तिजारत को भी छोड़ दें, इकॉनमी का नहीं हो सकता मामला पाकिस्तान के बगैर। और अगर मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर अफगानिस्तान को सबसे ज़्यादा दुनिया में कोई सब, वो कह रहे हैं जी आप ट्रंप से बात करके आप उनसे कहेंगे चाबहार से हटा लें। ओ भाई, ट्रंप से मिलने, ट्रंप वैसे अभी थोड़ी देर में रवाना हो रहे हैं, ज़रा मैं वापस आता हूँ ये अफगानिस्तान के इशू पे, लेकिन ज़रा उस पर बात करते हैं। ट्रंप थोड़ी देर में रवाना हो रहे हैं और वो पहुँच रहे हैं अलग सुबह, जब 9:20 का वक्त होगा, चंद घंटों के बाद मकामी वक्त तल अवीव का, तो वो बेंगोरियन एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप। बेंगोरियन एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएंगे, रेड कारपेट उनका इस्तकबाल होगा और बेंगोरियन एयरपोर्ट से वो सीधा जो है, पहले उनकी गालिबन मुख्तसर से मुलाकात होगी नेतन्याहू से और इसराइल के सदर से, उसके बाद जो होस्टेजेस हैं उनकी फैमिलीज से। लेकिन वो मुलाकात एक अलग से तनाजुर में होगी। वो तनाजुर ये होगा कि उनके आने से पहले पहले हमास के लोग जितने जिंदा या गमाली हैं उनको रिहा करने जा रहे हैं अगले चंद घंटों में, यानी ट्रंप के आने से पहले पहले। यानी ट्रंप गालिबन जब पहुंचेंगे तो उससे पहले वो यरगमाली जिंदा यरगमाली रिहा हो चुके होंगे। ये कोई अंडरस्टैंडिंग है हमास और जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनके दरमियान बराह रास्त, जिसमें इंटरेस्टिंगली ना सिर्फ स्टीव विटकॉफ ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बल्कि एंटर जेरेड कुशनर अगेन इन द मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स। जेरेड कुशनर में नजर नहीं आ रहे थे, तो कल जब तल अवीव में वो खिताब कर रहे थे स्टीव विटकॉफ, तो उनके साथ जेरेड कुशनर भी खड़े थे, इवांका भी खड़ी थी। अच्छा, तो उनकी साहबजादी और दामाद दोनों खड़े थे, और वहाँ पर जब स्टीव विटकॉफ ने प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लिया तो प्रेसिडेंट ट्रंप के हक में नारे लगने शुरू हो गए। जब नेतन्याहू का नाम लिया तो गालियां पड़नी शुरू हो गई। पूरा जो मजमा था, बयान ये हो रहा है कि 5 लाख इसराइली जमा थे तल अवीव के अंदर, और 5 लाख अफराद ने जब जैसे ही नेतन्याहू का नाम लिया स्टीव विटकॉफ ने, तो उन्होंने गाली देनी शुरू कर दी। पूरे क्राउड के अंदर उन्होंने मुर्दाबाद और जो भी गाली, और जब ट्रंप का नाम लिया तो उस पर जिंदाबाद। तो ये तो बड़े खुश हुए सारे कि भाई ये तो ट्रंप बड़ा मतलब छा गया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद ये है, तो ट्रंप के पहुंचने से पहले पहले वो यरगमाली रिहा हो रहे हैं 20 जो जिंदा हैं। और उसके बाद ट्रंप एयरपोर्ट से जाएंगे सीधा उनके क्नेसेट में या पार्लियामेंट में खिताब करेंगे। उस 3.5 घंटे का उनका स्टे है टोटल इसराइल का। और उस 3.5 घंटे के स्टे के बाद जो है वो चले जाएंगे, और वो कहाँ जाएंगे? शर्म शेख। प्रेसिडेंट ट्रंप शर्म शेख पहुंच रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप शर्म शेख में एक आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहे हैं कल ही। ये अगले 24 घंटों में ही होने जा रहा है, 24-36 घंटों में ये सारा हो जाएगा। और वो वहां पर एक 20 ममालिक के सरबराहान या रहनुमा वहां शरीक हो रहे हैं, और उनमें प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उनके साथ जो मेज़बान होंगे, चूंकि काहिरा में हो रही है ये, शर्म शेख में हो रही है मिस्र में, तो अब्दुल फताह सीसी उनके साथ होंगे। उसके बाद फ्रांस के सदर जो हैं मैक्रोन, वो भी मिस्र पहुंच रहे हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दोगन भी मिस्र पहुंच रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप एक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, इसराइल जाएंगे, इसराइल चंद घंटे गुजार के उसके बाद वो चले जाएंगे मिस्र में। और ये सारे 20 ममालिक के जो कंफर्म हो गए हैं, उसमें फिर रजब तैयब उर्दोगन हैं, बरतानिया के वज़ीर आज़म कियर स्टामर हैं, उसके बाद स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सैंचेज़ हैं, फिर इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी हैं, फिर यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो कोस्टा, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस, और उर्दन के शाह अब्दुल्ला हैं, और जो पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं गालिबन। अच्छा, तो ये 20 और अभी अरब ममालिक के जो रहनुमा शरीक होंगे उनका अभी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ फाइनल हुआ है कि भारत से जो हैं, अच्छा ईरान को बुलाया गया था, ईरान नहीं जा रहा। ईरान को बुलाया गया था, ईरान का कहना यह है कि हमें बुलाया गया था, दावत दी गई थी, लेकिन हम नहीं जा रहे, हम नहीं बैठना पसंद करते वहाँ पे। भारत का कहना यह है कि हमें भी दावत दी गई थी, लेकिन हमारे
जो मोदी जी वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि मोदी जी अगर चले गए ट्रंप के सामने और ट्रंप ने अचानक कह दिया कि 7 तैयारे तुम्हारे भी तो गिराए थे मैंने जी, यानी जो पाकिस्तान ने गिराए थे तो जंगबंदी करवा दी थी, तो वो अगर जिक्र सबके सामने हो गया तो क्या होगा। तो मोदी जी भी नहीं जा रहे और जयशंकर भी नहीं जा रहे, तो वहाँ से जो कंफर्मेशन हो रही है वो हो रही है वरदान सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वो यानी सबसे कम लेवल पे अगर कोई वहाँ जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप जिनको पहचानते ही नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी में कुछ कह दिया तो फिर क्या होगा। बहरहाल वो वहाँ पे गज़ा में वो पीस समिट में वो शरीक हो रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो तो इशू ये है कि उसमें एक मरहला तो हो गया ना मुकम्मल जी, और वो कामयाबी से हो गया। वो कामयाबी से हो गया कि सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया और सीज फायर के नतीजे में जो है वो लाखों लोग शुमाल से जनूब, जनूब से शुमाल, लेकिन वो एक पट्टी में जो कि 53 या 58% पट्टी जो येलो लाइन है वहां तक फौज मौजूद है और वहां पर एक जो है वो सेंट्रल कमांड जो सेंट कॉम है उन्होंने 200 फौजी भी भेज दिए हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप भी आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद का मरहला मुश्किल भी है और तवील भी है और पेचीदा भी है, और इसीलिए मैंने कल भी बात की थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस इशू को इंटरनेशनलाइज कर दिया है, इसको बहुत बड़ी टेबल करके, और इसराइल को नहीं बुलाया हुआ वहाँ। अच्छा, कायरा में इसराइल नहीं है, ना ही कायरा में हमास है और ना ही फलस्तीनी है, फलस्तीनी नुमाइंदगी अभी तक नहीं है वहाँ पे। वहाँ पर इन सारे मुल्कों को बिठा के प्रेसिडेंट ट्रंप आगे का लाहेमल तैयार करेंगे। अच्छा, हो सकता है आखिरी मिनट पे फलस्तीनियों को दावत दे दी जाए, क्योंकि तेजी के साथ हो रहा है ना, और हमास ने भी फैसला किया कि ट्रंप के पहुंचने से पहले असल में तो 72 घंटे का टाइम था ना, उन्होंने कहा ट्रंप के पहुंचने से पहले हम ये कैदी सारे रिहा कर रहे हैं ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ा अच्छा मैसेज जाए। और वो मैसेज जब प्रेसिडेंट ट्रंप को जा रहा है तो उस मैसेज के नतीजे में इसराइल तैयार नहीं था इसके लिए कि ये अचानक ऐसे होगा, तो वो अपने कैदी जल्दी उन्होंने जो कैदी रिहा करने हैं उनको वो मुख्तलिफ जेलों से भेज रहे हैं कि वो किसी 2-3 पॉइंट्स पर जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर वो जमा हो जाएं ताकि उनको रिहा किया जाए। लेकिन सवाल ये कि वो रिहा होंगे तो वहाँ पर बहुत बड़ा जश्न शुरू हो जाएगा। अगर 2000 कैदी रिहा होते हैं जिनमें वो नाम अभी तक नहीं है, मरवान बरगूती और अहमद सादात और जो अब्दुल्ला बरगूती और सारे नाम, ये नाम नहीं है, लेकिन यह है कि हमास का कहना यह है कि ये वो नाम है जिनकी गारंटी हमें स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने दी थी जी। और उन्होंने कहा था कि ये लोग हम रिहा करेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जिनमें पहला इशू ये है कि ये विड्रॉल कैसे होगा। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा जबरदस्त काम किया ना कि सारी चीज उन्होंने अपने ऊपर से लेने के बजाय उन्होंने जो है वो सब पे डाल दी। अच्छा, आप बताएं। अब कौन सा मुल्क, देखें पहली बात तो ये कि यूरोपीय मुल्कों ने कह दिया कि हम गजा में नहीं जाएंगे, हम गजा में नहीं जाएंगे, क्योंकि गजा में जाएं और वहां से पता चले कि वहां पर, क्योंकि यूरोपीय ममालिक नेटो के भी तो मेंबर्स हैं ना। अच्छा, या तो ये तय हो कि ये जो फौज है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स, या तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट में हो। अक़वाम मुत्तहिदा को तो नेतन्याहू मानते ही नहीं है, प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुश नहीं है अक़वाम मुत्तहिदा से, वो भी नहीं मानते। तो या तो अक़वाम मुत्तहिदा का मैंडेट हो, तो उस सूरत में तो अक़वाम मुत्तहिदा की फौज तो मौजूद है वहाँ पर जो लेबनान और इसराइल के दरमियान, जो कि ऑब्जर्वर्स की हैसियत से, इसी तरह से वो मौजूद है गोलान की पहाड़ियों पे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाई। जब इसराइल की फौज गई आगे गोलान की पहाड़ियों पे बशार अल असद की गवर्नमेंट गिरने के बाद, तो वो आगे तो नहीं कुछ कर पाए। अब इशू ये है कि ये यहाँ पे तो इनके पास मैंडेट क्या होगा, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के पास मैंडेट क्या होगा। भाई कोई मैंडेट होता है ना किसी का, वो क्या, और हमेशा ये होता है कि देखें यूनाइटेड नेशंस की छतरी तले जो भी काम होता है उसका एक तरीकाकार होता है। अभी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का क्या किस कानून के तहत इसका मैंडेट होगा अगर ये अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज नहीं होगी और इसको आप गजा भेजते हैं। अब इसमें जो मुस्लिम मुल्कों की फौज भी होगी, या उसमें मिसाल के तौर पे तुर्किया की फौज है या कतर की फौज है या जिस मुल्क की भी फौज है, उसमें सऊदी अरेबिया, जो आप इजिप्ट की फौज, जिसकी फौज भी है, उनका किस छतरी तरह मैंडेट होगा। यानी वो ऑब्जर्वर्स होंगे, पीस ऑब्जर्वर, अक़वाम मुत्तहिदा के जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनका एक मैंडेट होता है, पीस ऑब्जर्वर्स, इनका क्या मैंडेट होगा अगर वहां इसराइल की जाहिरियत शुरू हो जाती है। अच्छा, क्या वो हमास से असला लेंगे?
डिसआर्म कैसे होगी हमास? हमास कहेगी भाई आपके पास, आप भी पीस कीपर हैं, हम भी पीस कीपर हैं, वो साथ वो बदमाश बैठे हुए हैं, वो तो हर दूसरे दिन यहाँ पे मिसाइल दाग देते हैं, या तो उनको भी डिसआर्म करो जी, इसराइल को भी डिसआर्म करो ना भाई। अगर हम डिसआर्म हो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम पुरअमन रहेंगे, आइंदा कुछ नहीं होगा, हम सारे हथियार फेंक रहे हैं, उधर मगरबी किनारे फेंक दो, तो इसराइल ने अपने पास जो न्यूक्लियर रखे हुए हैं और जो मिसाइल खरीदे जा रहे हैं वो किसे रखे हुए हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बात और डिस्कस की अपनी टीम के साथ कि मैं इस जंगबंदी में एक और बात में इंटरेस्टेड हूँ, और ये कि मैं इसराइल की एड खत्म करने जा रहा हूँ, ये बंद करने जा रहा हूँ। मैं पीस इसलिए चाहता हूँ कि इसराइल की एड खत्म हो जाए। जो अमेरिका इसराइल को पैसे देता है हर साल, अमन के पीछे ये बिजनेसमैन भी तो है ना, वो देखे ना, तो एड, लेकिन इजिप्ट साथ सोच रहा है कि एक मिनट, एड तो इजिप्ट को भी मिलती है, तो उस एड का क्या बनेगा? बहरहाल, लेकिन इजिप्ट तो कह सकता है ना कि हम उस एड के जरिए फलस्तीन में रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, या हम उनकी पुलिस को ट्रेन कर रहे हैं, या हम ये पैसे, इजिप्ट के पास तो 100 तरीके और इश्यूज है ना, इसराइल के पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो पैसे इसीलिए लेते हैं ना कि यहाँ पर हमने फलस्तीनियों को मारना है। अब वो जो जंग खत्म होगी तो हमास का ये पॉइंट रख दिया कि अच्छा हम हौसला फेंकते हैं, उधर वो जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, उधर भी पुलिस सारी मगरबी किनारे में तो असला है ही नहीं उनके पास, गरीबों, वो तो बिल्कुल ही, इनके पास भी असला जो है वो है, बस जिससे ना लड़े हैं वो लड़े हैं। लेकिन बात ये है कि भाई इसराइल के वो न्यूक्लियर क्यों है, और इसराइल ने क्यों ये वेपन्स रखे हुए हैं इतने लंबे चौड़े? तो ये एक सवाल उठेगा। दूसरा सवाल ये उठेगा कि वो असला अपना किस गारंटी पे इनके हैंडओवर करेंगे मुसलमान मुल्कों, और मुसलमान मुल्क क्यों से असला लेंगे? क्योंकि हर मुसलमान मुल्क को डिच किया हुआ है इसराइल ने। देखिए ना, कतर अगर अंदर एंटर होता है तो कतर के साथ क्या किया अभी इसराइल ने? बिल्कुल ठीक है, वो कहेंगे जी हम तो कतर पे हमला नहीं करेंगे, अमेरिका पे हमला होगा तो यहाँ पे गजा में क्या करेंगे वो? इसी तरह से इजिप्ट जो है उसके वो फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे हर दूसरे दिन झूठ बोल के भाग जाता है वो नेतन्याहू। इसी तरह से वो सीरिया के अंदर, अच्छा एक और इसमें मामला है, एक बंदा है जिसका नाम है एली कोहान, अगर कोई वक्त हो तो मैं थोड़ी सी बात करूँ। एली कोहान या अलाई कोहान, जो भी इस तरह प्रोनाउंस करें, उसकी बाकियात भी वापस हो रही हैं। अच्छा, ये जो बंदा है इसकी बाकियात वापस हो रही हैं, इसकी चंद मिनट में इसकी हिस्ट्री बताऊं तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये इसका ताल्लुक इजिप्ट से, ये मिस्र से इसका ताल्लुक है। इसका ताल्लुक मिस्र से, इसको मिस्र से निकाल दिया गया तो स्विस क्राइसिस के बाद 1956 में जो स्विस क्राइसिस हुआ उसके बाद इजिप्ट से इसको निकाल दिया। इसको इसराइली फौज ने पिक कर लिया, रिक्रूट किया। ये क्लर्क था वहाँ पे, एक वक्त में ये मिस्र में क्लर्क था, लेकिन इंटेलिजेंट आदमी था। इसको इसराइली फौज ने रिक्रूट कर लिया मिलिट्री इंटेलिजेंस में, लेकिन इसने कहा मैंने तो मोसाद में जाना है, ये मोसाद में इसने ज्वाइन कर ली। 1962 से लेके 1962 से लेके 1965 तक ये सीरिया में रहा। 62 और यानी अब आप देखें तो ये आज से ये 60 साल पहले की बात है तकरीबन। सही। ये 1965 तक ये सीरिया में रहा, और ये तमाम डाटा, सिग्नल्स, रेडियो ट्रांसमिशन, ये सारी वहां से भेजता रहा मोसाद को, जिसके नतीजे में 67 में जब वॉर हुई तो इसराइल के पास बहुत डिटेल्स थी गोलान की पहाड़ियों की। लेकिन इसको फिर इसके अपार्टमेंट से सीरियन इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर लिया जनवरी 1965 में, और मई 1965 में इसको सरेआम फांसी दे दी। मई 1965 में इसको सरेआम फांसी देके किसी का दफना दिया। 1965 सालों के बाद इसकी बाकियात जो हैं वो इसराइल वापस जो यानी जो तबादला हो रहा है। अच्छा, इसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स की मूवी बनी हुई है मेरा ख्याल है, उसका नाम द इम्पॉसिबल स्पाई या द स्पाई करके, एक टीवी सीरीज बनी हुई है द स्पाई करके, और एक नेटफ्लिक्स की मूवी बनी हुई है द इम्पॉसिबल स्पाई। टीवी और नेटफ्लिक्स में मैं दोनों में इसमें, लेकिन इम्पॉसिबल स्पाई और स्पाई ये दो मूवीज बनी हुई है इसके ऊपर। तो ये जो है, और ये हीरो कहलाता है मोसाद का, क्योंकि 1965 में इसको फांसी दे दी गई और किसी को दफना दिया गया सीरिया में। अब ये जो सारे मामला चल रहे हैं कि जी बाकियात वापस की जाएं, तो इसकी जो डेड बॉडी है किसी जगह से, वो सीरिया में किसी जगह से 1965 की में इसको दफनाया हुआ, इसकी बॉडी भी वापस लाई जा रही है इसी बहाने। और इसकी बॉडी इसलिए वहां से वापस दी जा रही है कि उधर से याहिया सिनवर और मोहम्मद सिनवर और मरवान बरगूती और अब्दुल्ला, क्योंकि ये उनका हीरो है, बॉडी इसकी कहीं पड़ी है सीरिया में जी। ये इस कंडीशन पे वो बॉडी, और 65 में फांसी दी थी, 65 में, वो वापस इस कंडीशन पे हो रही है कि जी ये नाम यहां पर मौजूद
थे लिस्ट में जिनको इसराइल ने काट दिया है। तो ये नाम कल तय होंगे। सही, ब्रेक के बाद और डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि तालिबान और मोदी हुकूमत के दरमियान किसी भी किस्म का जो समझौता है वो मुमकिन नहीं है। एक नुक्ते के अलावा पाकिस्तान के अलावा जो है वो तो किसी भी, और पाकिस्तान के ऊपर भी जो है मैं आपको ये बताऊं कि देखें अफगानिस्तान के को हमने भी 9/11 के बाद से कवर किया हुआ है, बहुत सी शख्सियत से मुलाकातें भी हुई हैं, बहुत दफ़ा आना जाना भी हुआ है, बहुत तरह थोड़ा बहुत हम भी जानते हैं। वहाँ सोच नहीं है, मजमूई सोच ये नहीं है, ठीक है। ये एक ग्रुप है, ठीक है, और वो मुख्तलिफ शक्लों के साथ सामने आ जाता है। वो एक ग्रुप है, और अच्छा वो जो है ना वो ग्रुप ऐसा है जिसका कोई भी मजहब के साथ ताल्लुक नहीं है, ना कोई नजरिया है। और वो ग्रुप है जिसमें ये चोरी चकारी, स्मगलिंग, पैसा, हवाला हुंडी, आगे पीछे। तो एक ज़माने में इलाका गैर होता था यहाँ पे, वहाँ सारी स्मगल गाड़ियाँ लोग अगवा करके वहाँ ले जाते थे। जब से ये रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ रियासत पाकिस्तान के तब्दील हुए हैं तो उनके बहुत से, और इसमें बड़े बासर लोग हैं, बड़े बासर लोग हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। आप ये पकड़े ना ये स्मगलर्स को और ये हवाला हुंडी बंदे, तो आप देखेंगे बड़ी बड़ी शख्सियात निकलेंगी, ना बॉर्डर के उस तरफ से नहीं, इस तरफ से भी बड़े बड़े लोग निकलेंगे, सहूलतकार निकलेंगे। बात यह है कि उनके ऊपर जो हाथ जो मैं माशी दहशतगर्द, उन पर हाथ जो पड़ता है, अच्छा उसी के साथ ही ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं ना आटे के साथ भी घुन भी पिस जाता है, जो कि इंतहाई अच्छे दिल के मोहब्बत के लोग हैं, रवायात के लोग हैं। पख्तून कौम या अफगान कौम बड़ी मोहब्बत करने वाली है। ये जो गैंग है ना, इसने उनको या तो ये रमाल बना लिया, क्योंकि ये असलहा, वेपन, ये फलां दिमाग ना वो जो कि, और जाहिर है कि एक दिन में तब्दील भी नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत आपको अरसा चाहिए। ये इतना आगे जा सकता है अफगानिस्तान इस वक्त अगर ये वहाँ पर, और मैं ये जो करंट सेटअप है इससे मैं तो मायूस हूँ, इससे मायूस हूँ, क्योंकि मुझे अगर कोई दूसरा होता ना, लेकिन अमीर मुत्तकी साहब जो हैं उनसे उनकी देख के जो उन्होंने जैसे भी जो भी उनकी गुफ्तगू वहाँ पे उन्होंने की है, या उनकी वो बात मायूस की है उन्होंने। अच्छा अब यह है कि वो वहाँ पर जाहिर है इस तरह तो चल नहीं सकता, तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, इससे पहले बहुत कुछ सवारती माउस पे हुआ होगा। मॉस्को फॉर्मेट में क्या हुआ है, मॉस्को फॉर्मेट में जो मैंने पहले भी बात की है दोबारा, कि मॉस्को फॉर्मेट में तो चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, इवन इंडिया भी था उसमें जी। और उसमें सारे वस्ती एशियाई रियासतों के जो है वो नुमाइंदे मौजूद थे। तो उन्होंने उसमें क्या बात की, एक तो बगराम एयरबेस नहीं देंगे, दूसरे उन्होंने बात की कि यहाँ से दहशतगर्दी और जो इंतहा पसंदी है उसका खात्मा किया जाए। तो बात यह है कि दुनिया तो लेकिन अगर आप खुद ही तैयार नहीं है, भाई रोटी कमाने के दो तरीके हैं ना, या तो आप हलाल की रोटी कमाएंगे या भी हराम की कमाएंगे। अगर आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है कि आपने हलाल का खाना है और अपने मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाना है, तो फिर क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है लेके जाना, दुनिया खुली है आपके लिए। लेकिन अगर आप काम ये करेंगे कि यार उसको टुट्टे को जगह दे दो, उसके थ्रू ये कर दो, उसको बम लगा दो, फलां कर दो, और ऐसे लोग आ गए थे हमें तो पता नहीं था, वो इतनी जगह चले गए, ओ भाई, और बाकी मुल्कों को शिकायत नहीं है, और बाकी मुल्कों को आप जरा इससे कोई 1/10 भी करके देखें, वो आपको क्रेनों में फांसियों पर लगा देंगे। आपको ईरान अलाउ करेगा कि आप ईरान में जाके ये करें? ईरान जो है वो इतना सख्त है, अपने कई लॉज उनके इतने सख्त हैं उनके, वो जेल के वो क्रेन पे फांसी लगा देते हैं, क्रेन के ऊपर पब्लिक में। इशू ये है सारा कि ये इन जराइम से अपने मुल्क को सही करें, मुल्क आगे लेके बढ़ें। अमीर मुत्तकी साहब जो हैं वो अपनी रूट्स पे वापस जाएं, उनकी रूट्स क्या थी उसको वो जो भी हैं वो हालात के लिहाज से उसको मॉडरेट करें। दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना है ना, वे जहाज में क्यों बैठ रहे हैं? फिर तो कहेंगे जहाज भी, घोड़े पे बैठ के जाओ, घोड़े पे बैठ के भी कहाँ से जाओ, घोड़े पे बैठ के जमीन चाहिए, जमीनी रास्ता चाहिए ना, ये खलाई घोड़ा थोड़ी है कोई। तो और खलाई घोड़ा भी है तो वो बहुत दूर से जाएगा घूमता। तो बात ये है कि वो अजीब चक्करों में लग गए हैं, वो पीछे तस्वीर लगी हुई है, दोनों मुल्कों के परचम ही नहीं है, ना अफगानिस्तान का परचम है पीछे और ना वो इंडिया का परचम है, दोनों परचम भी नहीं लगा रहे अपना। वो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इंडिया का लगा दिया, वो एक कन्फ्यूजन है और इसमें कुछ नहीं निकल सकता सवाए इसके कि एक जिस पे ये कॉमन हो सकते हैं वो पाकिस्तान है।
जी। और मेरा ख्याल है कि वो इंडिया बहुत जल्दी इनको डंप करेगा। ये तो शायद ना करें, भारत में ये मैं बात वसूल से कहता हूँ कि बहुत जल्दी डंप करेंगे, बहुत जल्दी डंप करेंगे। नजीबुल्ला को डंप, अच्छा देखें नजीबुल्ला तो प्रोग्रेसिव आदमी, उसको फिर उसके बाद वो अशरफ गनी आगे भी दुनिया को देख के चल रहे होते हैं। अभी ट्रंप, वो ट्रंप ना मिल जाए, बुलाया है गजा के अंदर, गजा के ऊपर समिट हो रही है मिस्र में, तो मोदी जी नहीं जा रहे कि सबके सामने ना कहते हैं कोई जंग बंद करवाई, 7 जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने। इशू ये है सारा कि ये इनके साथ दोबारा मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सफारती मामलात अफ़गानिस्तान के साथ, मुझे नहीं पता इस सेटअप का क्या बनता है क्या नहीं बनता, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े ज़बरदस्त हो जाएंगे। और एक वहाँ पे कोई ग्रुप ऐसा मौजूद है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। ये मजीद ब्रिगेड को और ये BLA को किसने दहशतगर्द करार दिया है? चाइना ने, अमेरिका ने, दोनों ने करार दिया है ना। तो किस, ये कहाँ से काम करते हैं? ये कहाँ, ये BLA और मजीद ब्रिगेड ये कहाँ पे, किस सरजमीन पे हैं? ये कहाँ पे हैं और कहाँ से ऑपरेट करके कहाँ पे आते हैं? और चाइना ने और अमेरिका ने, दोनों ने इनको दहशतगर्दी की फहरिस्त में डाल दी है। तो अब वो कह रहे हैं इंडिया से कि आप जरा चाबहार को छोड़ें, आप मजीद ब्रिगेड और BLA को, अमेरिका और चाइना दोनों इन हालात में, आपको पता है ये जो रेयर अर्थ के ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं चाइना ने, मजीद इस बाद में बात करेंगे, रेयर अर्थ मिनरल्स पे पाबंदियां लगाई हैं, इसके नतीजे में बड़े ताल्लुकात फिर कशीदा हो गए हैं। और वो जो 100% टैरिफ और पूरी दुनिया की मार्केट चली हुई है उसके ऊपर, अब ये मंडे को खुलेंगी मार्केट तो अंदाज़ा होगा, लेकिन उसका बड़ा ज़बरदस्त एक आप समझे कि ख़तरनाक किस्म का इम्पैक्ट होने जा रहा है। लेकिन मंडे को सारी दुनिया की नज़रें हैं कि वहाँ से काहिरा से और गजा से क्या खबर आती है, किस तरह 2 रियासती हल की तरफ जाते हैं, टाइमलाइन क्या है, प्लान क्या है, ये अब डिसाइड होगा। पहला मरहला तो कामयाब हो गया कि उस मरहले में जंग बंदी तो करवा दी, और प्रेसिडेंट, ये भी दुनिया कायल हो गई कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो वाहिद आदमी है जो ये जंग बंदी करवा सकते हैं। उधर से ज़ेलेंस्की कह रहा है कि जैसे आपने ये गजा में करवाई है ऐसी मेरी भी करवाएं, ऐसे मेरी भी करवाएं, ठीक है ना। अच्छा वो तो वो बोले जा रहा है कि मैं भी मुबारकबाद देता हूँ, मैं भी आपको मुझसे लेना है अगर नोबेल प्राइज़ आपने, तो आप नोबेल प्राइज़ तो गया हाथ से। और भाई मसला ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप, ये नोबेल प्राइज़ की ये साइड पे छोड़ें, प्रेसिडेंट ट्रंप अगर ये करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ऑलरेडी आप देखें ना कि कितनी बड़ी बात है, जंग को कभी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान देके वो इसे ख़त्म करवाते हैं। और उसमें जो है वो अब 2 दिन अगले उसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, सब अपने अपने आइडियाज़ लेकर आ गए ना। जंगबंदी तो हो गई, व्हाट नेक्स्ट? वो स्टीव विटकॉक खड़े हैं, 5 लाख का मजमा गालियाँ दे रहे हैं नेतन्याहू को। तो वो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं पता कि वहाँ पे नेतन्याहू के साथ क्या होगा आइंदा जाके? नेतन्याहू जो है ये इंतहा पसंद, वो गायब हो गए सारे। अच्छा उनको अभी तक पता ही नहीं शायद कि जंगबंदी हो चुकी है, हम जंग जारी रखेंगे, हम हमास को नहीं छोड़ेंगे। वो शटअप करके उनको किसी तरफ फेंक दिया। वो जो बेन गिवर और 2-4 इंतहा पसंद है वो गायब हो गए, वैसे पहले भाग गए कहीं, पता नहीं किधर निकल गए वो। उनको पता नहीं जंगबंदी हो गई, ये तो कुछ होने जा रहा है भाई, हटो बचो हटो बचो। तो नेतन्याहू भी मिल गया ट्रंप के साथ, अब क्या बनेगा, वो गायब ही हो गए कहीं। इशू ये सारा कि इस पूरे सिनेरियो में जो दुनिया आगे की तरफ जा रही है, पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इसमें से निकल आएगा। ये एक मैसेज बदकिस्मती से सख्त देना शायद ज़रूरी हो गया था, और मेरा ख्याल है इसके बाद ये मैसेज दोबारा शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े, नहीं पड़नी चाहिए ज़रूरत। और अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। ये जो टोला है वहाँ पे जो कि जराइम पेशा अफराद हैं बुनियादी तौर पे, जिनका कोई नज़रिया नहीं है, और इनको बस अपने यहाँ से वो क्लियर करें। और अगर नहीं कर पा रहे, देखें ना, या तो मुझे नहीं पता उनके आर्मी चीफ कौन है, पुलिस कौन है, मतलब उनके लॉ एंड ऑर्डर कौन देख रहा है, कैसे हो रहा है। क्या आज वो कह रहे थे कि मैं मोटरसाइकिल पर बैठ के घूमता हूँ, तो भाई वहाँ तो कैसे आप घूमते हैं? तो फिर पाकिस्तान की कहीं तो है ना BLA, ये BLA कोई है या नहीं है जिसको उन्होंने दहशतगर्द करार दिया है? भाई अमेरिका ने और चाइना ने कहीं BLA और मजीद ब्रिगेड है ना, तभी तो दहशतगर्द है। अगर है ही नहीं तो दहशतगर्द कैसे हैं? कोई तंजीमें एग्जिस्ट करती तो कहाँ एग्जिस्ट करती हैं वो, उनकी बेस कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मेरा ये ख्याल है कि इसको इंडिया जो है वो उम्मीद है, बाकी वो ये हो सकता है कि वो जहाँ उन्होंने इतने अरब रुपए चाबहार पे लग गए, तो इतने अरब रुपए पहले उनके अफगानिस्तान में डूब गए, तो ये प्रोजेक्ट तो वो प्रोजेक्ट तो आर्मीनिया तो फलाना, तो वो हो सकता है थोड़ा बहुत इनको करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि
वो नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि ये दो मुतज़ाद, बिल्कुल दो मुतज़ाद दुनियाओं में रहने वाली सोच है, और अगर वाहिद चीज़ को इनको इकट्ठा करते नज़र आ रही है इस वक्त तो सिर्फ पाकिस्तान है। और ये इम्प्रेशन भी नहीं जाना चाहिए। सही, यानी ऐसा नहीं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा, ये तासुर भी नहीं जाना चाहिए कि ये तासुर भी जाए कहीं कि भारत जो है वो BLA को और मजीद ब्रिगेड को सपोर्ट कर रहा है, किसी तरह से भी दहशतगर्द ग्रुप हो। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।